वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स MCQ। स्टार्ट करते हैं। MCQ 101। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता's अकाउंट विच टाइप ऑफ पोस्टल सिस्टम वेयर प्रेजेंट इन इंडिया। तो इब्न बतूता के अकाउंट के अकॉर्डिंग किस तरीके की पोस्टल सिस्टम इंडिया में प्रेजेंट थी। तो यहां देखो जो ऑप्शन है इसमें से हो जाएंगे कौन से, हॉर्स पोस्टल सिस्टम एंड फुट पोस्टल सिस्टम। ये हॉर्स वाली एंड फुट वाली। अब देखो होता क्या था, मैं आपको समझाता हूं। मान लो किसी पर्सन को कोई चीज भेजना है, ठीक है, उस टाइम में जब इब्न बतूता इंडिया में आया था, मान लो ए प्लेस से बी प्लेस सेंड करना है और वो कितना डिस्टेंस में है, 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो होता क्या था कि या तो हॉर्स से भेजा जाए या तो फुट के थ्रू भेजा जाए। अगर मान लो फुट के थ्रू भेजा जाएगा तो होता क्या था, कोई एक पर्सन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये पर्सन जो है मान लो लेटर भेजना है, उस लेटर को लेके दौड़ लगाएगा, रनिंग करेगा, दौड़ेगा, यहां से लेकर के यहां तक दौड़ेगा। तो ऑफ कोर्स 500 किलोमीटर तो वो नहीं दौड़ सकता ना, तो वो दौड़ेगा बस कुछ किलोमीटर, बस कुछ किलोमीटर वो दौड़ेगा फुल स्पीड में। उसके बाद क्या करेगा, उसके हाथ में जो लेटर है वो दूसरे पर्सन को जो खड़ा रहेगा वहां पे उसको दे देगा, हैंड ओवर कर देगा। फिर ये दौड़ेगा, फिर कुछ किलोमीटर के बाद में एक दूसरे पर्सन को ये हैंड ओवर कर देगा। तो इस तरीके से फुट पोस्टल सिस्टम जो है वर्क करता था। हॉर्स में भी ऐसा ही था, कुछ दूर तक हॉर्स दौड़ा, फिर बाद में ट्रांसफर हो गया, फिर कुछ दूर तक हॉर्स दौड़ा, ट्रांसफर हो गया, ऐसे होता था, ठीक है। नाउ जब फुट पोस्टल सिस्टम में जब जो पर्सन जो दौड़ता था उनके हाथ में एक स्टिक होती थी, एक डंडा बोल सकते हो, एक स्टिक होती थी जिसके ऊपर लगा होता था घंटी, बेल। वो जब दौड़ता था तो क्या होता था, वो बेल रिंग करती थी जिससे सामने वाले पर्सन को पता चल जाता था कि ओके कुछ आ रहा है, सो दैट वो रेडी रह सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती थी हॉर्स एंड फुट पोस्टल सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 3। नेक्स्ट MCQ आप देखो। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता's अकाउंट पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वाज यूज्ड टू। तो ये जो पोस्टल सिस्टम थी इंडिया में, इसका यूज क्या था। तो इसका यूज था अगर कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना है, फॉर एग्जांपल कोई लेटर भेजना है, रेमिट क्रेडिट करने के लिए पैसे वगैरह भेजने हैं, या फिर अगर आपको कोई सामान भेजना है, डिस्पैच करना है कोई गुड्स, इसके लिए तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता's अकाउंट ऑफ इंडिया हॉर्स पोस्टल सिस्टम को उस टाइम क्या बुलाया जाता था, उलुक। आपको वर्ड याद रखना है, क्या बुलाया जाता था, उलुक, ULUK, उलुक। और मान लो हॉर्स पोस्टल सिस्टम एक यहाँ पे है और ये हॉर्स दौड़ लगाएगा, और फिर यहाँ पे इसके रुकने के लिए यहाँ पे एक प्लेस होता था, इसके बाद से कोई दूसरा हॉर्स दौड़ लगाएगा। तो ये गैप कितना होता था इनके बीच में, ये गैप जो होता था ये 10 माइल्स नहीं, ये होता था 4 माइल्स की होती थी, ठीक है। तो ये वाली पहली वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, उलुक बोलते थे, लेकिन ये जो गैप होता था एक हॉर्स पोस्टल सिस्टम से दूसरा हॉर्स पोस्टल सिस्टम का, ये होता था कितना, 4 माइल्स। तो ये वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इनकरेक्ट बताना था। कौन सी इनकरेक्ट, ओनली 2। नेक्स्ट MCQ आप देखो। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता's अकाउंट ऑफ इंडिया फुट पोस्टल सिस्टम को क्या बोलते थे, जो पैरों से दौड़ लगा के सामानों को पहुंचाते थे, तो वो फुट पोस्टल सिस्टम को क्या बोलते थे, दावा, ठीक है, दावा याद रखना है आपको, ये वर्ड याद रखना है, दावा। इवन इसको यूज किया जाता था सुल्तान के लिए फ्रूट्स लाने के लिए, कहां से, खुरसान से, है ना। जो खुरसान प्रोविंस जो है इंडिया के वेस्ट में आप देखोगे, है ना, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ में आप वेस्ट साइड में जब देखोगे तो खुरसान प्रोविंस जो है, तो खुरसान से क्या करते थे, फ्रूट्स लाने के लिए जो है इस सिस्टम को यूज किया जाता था, और दूसरे काम भी थे, इसका भी यूज होता था, ठीक है। तो यस ये करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखो। देयर वेर 4 फुट पोस्ट स्टेशन पर माइल्स। एक माइल के अंदर, एक माइल के अंदर में कितने होते थे टोटल, 4 फुट पोस्ट होते थे, नहीं 4 नहीं, 4 नहीं होते थे, 3 होते थे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी, 3 होते थे, याद रखना है 3। एंड फास्ट कौन था, फुट वाला कि हॉर्स वाला। फील होता है हमें कि हॉर्स वाला जो है वो फास्ट होगा बिकॉज घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन रियलिटी ये है कि फुट पोस्टल सिस्टम जो है ये ज्यादा फास्ट होता था, ठीक है। तो ये वाली करेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सा है, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 कौन सा है, ऑप्शन ए 1 2 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट MCQ आप देखो, MCQ 105। Francois Bernier compared what he saw in India with the situation in Africa in general। देखो फ्रैंकोइस बर्नियर जो थे ना, ये भी एक ट्रैवलर थे, कहां से आए थे, ये आए थे फ्रांस से, ठीक है, ये आए थे फ्रांस से आए थे इंडिया में। इन्होंने जब इंडिया में देखा, इंडिया में घूमा, तो इंडिया का हर एक चीज को ये कंपेयर करते थे अफ्रीका नहीं, यूरोप से। इन जनरल यूरोप से करते थे एंड पर्टिकुलरली फ्रांस से करते थे। मेरे वर्ड को ध्यान दो, जनरली यूरोप से करते थे लेकिन पर्टिकुलर वे में फ्रांस से कंपेयर करते थे, किस चीजों को, जो भी कुछ वो इंडिया में देखते थे। तो ये गलत हो जाएगी, यहां तो अफ्रीका लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट,
फ्रैंकोइस बर्नियर मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन वाज सिमिलर विथ इब्न बतूता। नहीं, ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है समझाता हूं। देखो, फ्रैंकोइस बर्नियर जब इंडिया में आए थे ना, इंडिया में जब घूम रहे थे, तो उनके माइंड में बस एक चीज था कि इंडिया में तो सबको, इंडिया में जो ये सब सिस्टम जो है, ये सब यूरोप के कंपेयर में बहुत घटिया है, बहुत खराब है। यूरोप में ऐसा है, यूरोप में बहुत अच्छा है, इंडिया में बहुत ये बेकार सा सिस्टम है, ऐसा कुछ थॉट था उनके मन में। तो जब कभी भी ये कंपेयर करते थे किसी भी चीजों को, इंडिया एंड यूरोप का एंड फ्रांस का, तो जनरली ये इंडिया वाला जो था उस समय मुगल एरा था, तो उसको खराब दिखाते थे और यूरोप वाला को सुपीरियर दिखाते थे। ठीक है नाउ, लेकिन इबन बतूता का ऐसा नहीं था। इबन बतूता जो भी देखते थे इंडिया में, वो उनको एज इट इज, जो भी उनको देखते थे वो उनको लिखते थे। ऐसा नहीं कि कंपेयर करके बताना इनके कंट्री से कि उनका अच्छा है इनका खराब है, ऐसा नहीं, ये नहीं करते थे। ठीक है, तो दैट्स वाई फ्रैंकोइस बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन का मेथड है वो इबन बतूता से डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है। लेकिन यहां तो क्या बोल रहा है, सिमिलर बोल रहा है ना, दैट्स वाई स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट कौन सा है? कोई करेक्ट नहीं है, नन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो। बर्नियर, बर्नियर मतलब फ्रैंकोइस बर्नियर। Bernard's travels in Mughal Empire is marked by। तो जब वो मुगल एम्पायर में जब आके इंडिया में आके घूम रहे थे, तो उन्होंने जो भी कुछ देखा उनका बहुत डिटेल ऑब्जर्वेशन किया। यहां तो लेस डिटेल बोल रहे हैं ना, नहीं लेस नहीं, काफी डिटेल ऑब्जर्वेशन किया। जो भी कुछ वो देख रहे थे कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं, उन क्या करते हैं, और जो भी कुछ देख रहे थे ना, उनको वो क्रिटिकली इंसाइट कर रहे थे। मतलब कि उसमें वो जो है बहुत सारी गलतियां ढूंढ रहे थे, प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे कि देखो इंडिया में, मान लो इंडिया का वो कास्ट सिस्टम को देख रहे थे फॉर एग्जाम्पल, या इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम को देख रहे थे, तो उसमें 10 तरीके की गलतियां वो निकाल रहे थे। उनके मन में जो थॉट आता था इन सब चीजों को लेकर के, वो भी वो लिखते थे, वो भी वो बताते थे। तो यहाँ क्रिटिकल इंसाइट मतलब कि वो उनके प्रॉब्लम्स इन सब चीजों को देखते थे, और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि उनके मन में क्या थॉट आता था इन सब चीजों को देख करके, तो वो भी उन्होंने लिखा है। तो ये दोनों तो ठीक है। तो करेक्ट बताना है तो 2 एंड 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अल बरूनी। हम लोगों ने अल बरूनी वर्ड बहुत बार सुना है, ट्रैवलर जो थे, है ना। अच्छा, आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ तो, अल बरूनी कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? पता है तो कमेंट करके बताओ। इनका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम था इनका मोहम्मद इन अहमद अबू रहमान अल बरूनी। ठीक है, ऑप्शन ए मोहम्मद इब्न अहमद अबू रहमान अल बरूनी, ये था इनका पूरा नाम। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो। बर्नियर्स अकाउंट, आपको इनका डिफाइन करना है। बर्नियर्स अकाउंट कंटेन डिस्कशन ट्राइंग टू प्लेस हिस्ट्री ऑफ मुगल विद इन सम सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। बर्नियर की जो अकाउंट है, अकाउंट का मतलब वो बैंक वाला अकाउंट मत समझना। बर्नियर का अकाउंट का मतलब है कि बर्नियर ने जो भी कुछ लिखा, जो भी कुछ बताया, उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी डिस्कशन है, इसमें जनरली ये देखने को मिलता है कि मुगल एम्पायर में उन्होंने जो भी देखा, मुगल टाइम में इंडिया में जो भी उन्होंने देखा, इन सब चीजों के पूरा, इन सब चीजों को ना वर्ल्ड के स्टैंडर्ड में कंपेयर कर रहे हैं। मतलब क्या है कि इंडिया में जो भी उस समय रिचुअल्स थे, कस्टम्स थे, जो भी कुछ सोशल प्रैक्टिसेस थी, जो भी चल रही थी, इनको यूनिवर्सल दुनिया के नजरिए से उसको देख रहे थे, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में उसको देख रहे थे। ठीक है, अब वो देख करके क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो यस, ये ट्रू है, बिल्कुल ऐसा कर रहे थे ये। ठीक है, ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कंटेम्पररी यूरोप। यस, जैसे मैंने बताया कि मुगल इंडिया को कंपेयर कर रहे थे यूरोप से। यस, ये भी ट्रू है। Generally, he emphasized the superiority of the Mughal India compared with the Europe। क्या वो किसको ऊंचा दिखा रहे थे, यूरोप को कि मुगल वालों को? यूरोप को ना, लेकिन यहां तो लिखा है सुपीरियरिटी ऑफ मुगल इंडिया। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इनकरेक्ट कौन सा? ओनली 3, ओनली 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, असर्शन रीजन है आ गया यहाँ पे। Bernier considered that vast quantity of the world precious metal flowed in India। बर्नियर ने ऑल्दो बहुत सारे चीजों को लेकर के क्रिटिसाइज किया है, लेकिन कुछ बातें उन्होंने लिखी है इंडिया के, आप बोल सकते हो अच्छे के लिए भी, या फिर इंडिया को के फेवर में बोल सकते हो। उनमें से एक ये है कि बर्नियर का कहना यह था कि वर्ल्ड की बहुत सारी जो प्रीसियस मेटल्स है ना, वो इंडिया में आती थी, है ना। इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें जो आती थी, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, और इसका रीजन क्या बताते थे कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह जो थे, ये सब एक्सपोर्ट किए जाते थे। मान लो कॉटन के कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते थे, या जूट, या इस तरह की मुस्लिन एक्सपोर्ट किए जाते, मुस्लिन एक तरह का सिल्क होता है, इसको एक्सपोर्ट किए जाते थे इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, मतलब एंड सिल्वर। मतलब मान लो जैसे होता क्या था, इंडिया से कॉटन सेल किए जाते थे दूसरे कंट्री को। जैसे मान लो अगर ये इंडिया है, तो इंडिया से क्या करेंगे, कॉटन या फिर सिल्क जो है एक्सपोर्ट करते थे, और इंडिया में क्या खरीद के लेके आते थे, गोल्ड।
या फिर सिल्वर, तो मतलब इंडिया वालों को गोल्ड सिल्वर बहुत पसंद था, है ना। सो ये रीजन बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो नाउ, पेल्सियट वाज अ फ्रेंच ट्रैवलर। तो ये जो पर्सन जो थे, ये एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, फ्रेंच नहीं, ये एक डच ट्रैवलर थे, डच थे, ठीक है। तो ये गलत हो गई। ही विजिटेड इंडिया इन अर्ली डिकेड ऑफ 17th सेंचुरी, हाँ ये करेक्ट है। तो आपको इनकरेक्ट बताना था, ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, पेल्सियट सॉ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। तो जब ये पर्सन जब इंडिया में जब आएंगे तो इंडिया में देखेंगे कि हर जगह गरीबी है, पॉवर्टी है ना, गरीब लोग है, प्रॉब्लम में है। यस ये ट्रू है। और इसके लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया किसको? स्टेट को। स्टेट का मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट। अब कौन सी गवर्नमेंट थी उस समय, है ना, उस समय तो डेमोक्रेसी था नहीं, इलेक्शंस होते थे नहीं, तो कौन सी गवर्नमेंट? मोनार्की गवर्नमेंट थे ना, मोनार्की गवर्नमेंट थी उस समय। तो उस समय जो भी किंग वगैरह जो भी रूल करते थे, ठीक है, तो उनको रिस्पॉन्सिबल इन लोगों ने दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है ये इतनी सारी पॉवर्टी है इस चीज को लेकर के। तो यस ये भी सही है। तो करेक्ट कौन सा? दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, बोथ। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, अकॉर्डिंग टू बर्नियर, वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन यूरोप एंड मुगल इंडिया वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन द फॉर्मर। मतलब क्या है कि बर्नियर जब कंपेयर करते हैं ना इंडिया को एंड यूरोप को, तो वो ये बताते हैं कि इंडिया में ना प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फॉर एग्जांपल आज के डेट में मेरी जो घर जहां है, मेरा जो घर है, ये मेरी लैंड पे है ना, मैं मेरी एक जमीन है, उस जमीन में मेरा घर है, वैसे ही आपका होगा, है ना, आपकी जमीन होगी, आपका घर होगा, तो ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन बर्नियर का कहना यह था कि उस टाइम में जब ये विजिट करने आए थे इंडिया में, उस समय प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कुछ नहीं होता था इंडिया में। उस समय प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कुछ नहीं होता था। उस समय सभी कुछ किंग का लैंड होता था। जो दिल्ली के उस समय जो बेसिकली कि इंडिया के रूलर जो थे, जो किंग जो थे, वो ही उनका सारा प्रॉपर्टी उनको बिलोंग करता था, ऐसा कहना था बर्नियर का। लेकिन यहाँ तो जस्ट ऑपोजिट बात लिखा हुआ है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि देखो, इसके ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इसके हिसाब से यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। नहीं, ये गलत है, इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। अब अगेन एक चीज मैं बता दूं, ऐसा कहना है बर्नियर का, क्या सच में ऐसा था? आंसर इज नो। अभी जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, और ये कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में अगर आपको यह कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू बर्नियर इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, हाँ तो सही बात है, बर्नियर के हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट होता है कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी व्हेन बर्नियर विजिटेड, है ना, जब व्हेन बर्नियर विजिटेड इंडिया देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर बस ऐसा बात बोल रहे हैं कि हाँ इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था जब बर्नियर विजिट कर रहे थे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी ऐसा सोचना था बर्नियर का, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। तो स्टेटमेंट को आपको ध्यान देना है कि बर्नियर के अकॉर्डिंग की इन जनरल बात हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल यहां बर्नियर के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो यहां पे ये वाला हो जाएगा गलत। दूसरा स्टेटमेंट देखो, ही वॉज अ फर्म बिलीवर इन वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यस वो सपोर्टर थे, उनका मानना यह था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए, बेसिकली इनसे लोगों की लाइफ जो है वो बेटर होती है, ठीक है, अच्छी होती है। नाउ he considered crown ownership of land as being harmful for both state and its people। तो बर्नियर का तो मानना क्या था कि जितनी भी जमीनें हैं वो किसके? राजा जी की है ना, क्राउन की है, जो किंग जो उस समय थे, जो सुल्तान रूलर मुगल्स जो भी थे उनके हैं ये सारे लैंड। और ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये इवन हार्मफुल है। किनके लिए हार्मफुल है? कंट्री के लिए भी, स्टेट के लिए भी, इवन वहां पे रहने वाले लोगों के लिए भी। यस ये भी सही बात है, ठीक है, ये भी सही बात है। तो करेक्ट कौन सा? 2 और 3। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था ये, है ना, आपके सीयूईटी एग्जाम में इस तरीके के जब एमसीक्यू आएंगे ना तो बहुत इन डेप्थ आपको सोचना पड़ेगा। एंड एक चीज मैं बता दूं, किसी भी एमसीक्यू को लेकर के या कोई भी डाउट अगर हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट करो, कोई भी डाउट है मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, फाइंड इनकरेक्ट। Bernier perception about India was in the Mughal Empire, the emperor owned all the land and distributed it among its nobles। बर्नियर के का मानना ये था, बर्नियर का परसेप्शन इंडिया को लेके ख्याल ऐसा कुछ था कि मुगल इंडिया में जो एम्पायर है ना, वही उसका ही सब कुछ लैंड है, सभी को उसकी ही लैंड है, और उसने बस डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है लैंड को अमंग द नोबल्स। यस ये ट्रू है, बर्नियर का मानना ऐसा था, यस ट्रू है। Most traveler accounts of India in the 16th and 17th century were different from Bernier on this issue। एंड बाकी जो दूसरे ट्रैवलर, बर्नियर को छोड़ दो, और भी तो बहुत सारे ट्रैवलर्स विजिट करते होंगे ना। जब बर्नियर इंडिया आया था तो क्या इंडिया में वो इकलौता ट्रैवलर था? नहीं, 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में और भी दूसरे ट्रैवलर्स आए थे, पर्टिकुलर इस इशू पे, ये लैंड वाली प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली जो कॉन्सेप्ट जो है, जो इशू जो है,
इस पे बर्नियर का जो सोचना था ये काफी डिफरेंट था बाकी जो दूसरे ट्रैवलर्स थे उनके कंपेयर में। ऐसा नहीं है, बाकी जो ट्रैवलर्स जो आए थे 16th एंड 17th सेंचुरी में वो भी कुछ ऐसा ही सोचते थे जो बर्नियर सोचते थे, ठीक है, कि सभी लैंड तो किसकी है, वो एम्पायर जो है उसकी है, ठीक है। तो यस ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई इनकरेक्ट नहीं, ऑप्शन डी, नन नन, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, असर्शन रीजन। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, land holders were averse to any long term investment in the substance and expansion of production। बर्नियर के अकॉर्डिंग जो लैंड होल्डर्स थे जिनके पास भी जमीनें थोड़ी बहुत थी वो अपनी जमीनों में ना इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो अपनी जमीनों में इन्वेस्ट नहीं करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बहुत सारे इसके लिए टूल्स एंड गैजेट्स खरीदे हैं सो दैट मैं ये रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है ना। एक फार्मर भी इन्वेस्टमेंट करता है अपने खेतों के लिए, वो ट्रैक्टर परचेस करता है या दूसरी मशीनें परचेस करता है। लेकिन बर्नियर का कहना यह था कि जो भी जिनके पास जमीनें थी उस टाइम में वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट नहीं करने के कारण उनका जो पूरा वर्क जो है वो एक्सपैंड नहीं कर सका, एक्सपेंशन नहीं हुआ। यस ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये हो जाएगा करेक्ट, असम्पशन ट्रू। रीजन देखते हैं, लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो लैंड होल्डर्स जो थे जिनके पास भी जमीनें थी, ठीक है, वो जो है अपना लैंड अपने बच्चों को पास नहीं कर सकते थे। मान लो कोई किसी लैंड होल्डर के पास ये जमीन है तो वो इसमें पैसे नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उसको उसका सोचना ये है क्योंकि कल के डेट में तो उसके बच्चों को ये लैंड मिलेगा नहीं, तो उसमें पैसा लगा के फायदा क्या, ये तो किंग का लैंड है, कभी भी उसको हटाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ऐसा सोचना था वो लैंड होल्डर्स का, इसलिए वो पैसे नहीं लगाते थे। और ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है बर्नियर के थ्रू, ठीक है, बर्नियर ने ऐसा कहा है। तो लैंड होल्डर पैसा नहीं, कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड, ठीक है, पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को वो अपना लैंड नहीं दे सकते, इसी कारण से पैसे नहीं लगाते थे। बिल्कुल करेक्ट रीजन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, 115 आपको करेक्ट फाइंड करना है। देखो बहुत सारे बर्नियर से रिलेटेड एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, क्योंकि आप बुक जब पढ़ोगे ना तो देखोगे बर्नियर से रिलेटेड काफी सारी स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं। वास्ट फर्टाइल लैंड वाज नॉट कल्टीवेटेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्किंग मैन। तो बर्नियर का कहना यह था कि इंडिया में काफी सारी ऐसी जमीनें थी जिन पे खेती किया जा सकता था, एग्रीकल्चर किया जा सकता था, लेकिन कल्टीवेट नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि वर्किंग मैन की शॉर्टेज थी। यस ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है अकॉर्डिंग टू बर्नियर, ऐसा था, ठीक है। नाउ क्यों ऐसा? बिकॉज बर्नियर का कहना था कि जो ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज्यादा क्रूएल्टी दिखाते थे, अत्याचार करते थे लोगों पे, तब बहुत सारे लोग कंट्री को छोड़ के भाग जाते थे, ठीक है। जो मुगल उस समय जो एम्पायर था, स्टेट था, उसको छोड़ के भाग जाते थे। सो ये इसलिए रीजन था, ठीक है। पुअर पीजेंट व्हेन इनकैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी देयर चिल्ड्रन वर टेकन एज स्लेव। यस ये भी ट्रू है। अगेन मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सभी बातें जो है ये बर्नियर बता रहा है ना, अकॉर्डिंग टू बर्नियर, ठीक है। तो बर्नियर के हिसाब से ऐसा जो है, बर्नियर ने जो अपने अकाउंट में लिखा है उसके हिसाब से ऐसा था। Now, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, दोनों ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा? बोथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है। अकॉर्डिंग टू बर्नियर देयर वाज नो मिडिल क्लास इन इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। अब बर्नियर के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो है कोई भी मिडिल लाइक ये मिडिल क्लास नहीं था। या तो किंग था या तो पुअर वो फार्मर्स वगैरह थे, या तो किंग है या तो पुअर फार्मर्स वगैरह है, ठीक है। बीच में कोई मिडिल में कुछ नहीं, मिडिल क्लास या मिडिल स्टेज जैसा ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा मानना था किसका? ऐसा मानना था बर्नियर का, ठीक है। तो बर्नियर का ऐसा मानना था। तो यस बर्नियर के हिसाब से ये ट्रू है, लेकिन इन रियलिटी ये गलत है, ठीक है। क्योंकि उस समय जमींदार वगैरह ये सब जो थे ये सब बिल्कुल थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बर्नियर के हिसाब से बताओ, तो बर्नियर के हिसाब से तो सही है, ठीक है ना। तो बर्नियर के हिसाब से देखे तो कोई मिडिल क्लास नहीं था, हाँ बिल्कुल बर्नियर के हिसाब से, लेकिन इन रियलिटी था, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट आप देखो, मुगल एम्पायर किंग वाज द किंग ऑफ बेगर्स एंड द बारबेरियंस। ऐसा सोचना था, कहना था इसका, बर्नियर का। तो यस ये भी सही बात है, ठीक है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा? कोई भी इनकरेक्ट नहीं, ऑप्शन डी नन। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, फाइंड करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है, सॉरी इनकरेक्ट बताना है आपको। बर्नियर हैव प्रोवाइडेड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉयल कारखानास।
तो बर्नियर ने जो है काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है रॉयल कारखाना का। इवन ये कहा जाता है कि जो रॉयल कारखाना है ना, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन सबसे अच्छा बर्नियर ने दिया है, बाकी लोगों ने उतना कुछ खास फोकस नहीं किया, बर्नियर ने बहुत उसके बारे में डिटेल में लिखा है। ठीक है, रॉयल कारखाना क्या थे, तो ये वैसे प्लेसेस थे ना जहां पे सामान बना, कारखाना आप समझते हो ना, फैक्ट्री, सामान बनाया जाता था। ठीक है, सामान बनाया जाता था, लेकिन ये सामान बनाए जाते थे किन के लिए, ये बनाया जाता था रॉयल फैमिली के लिए, जो एम्पायर जो रूल करते थे, उनकी जो फैमिली जो होती थी। तो इन कारखानों में जो रॉयल कारखाना होते थे, यहाँ पे जो भी सामान बनाए जाते थे बेचने के लिए नहीं, इनफैक्ट ये किंग एम्पायर जो थे उनके लिए बनाए जाते थे। ठीक है, तो यस ये ट्रू है स्टेटमेंट। दूसरा देखो, persons working in रॉयल कारखाना had to live in रॉयल कारखाना only। तो जो लोग भी काम करते थे रॉयल कारखाना में, उनको वहीं पे रहना था, रहना होता था। ठीक है, ऐसा नहीं है, लोग मॉर्निंग में आते थे, काम करते थे और फिर चले जाते थे। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, फाइंड करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको। मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सजेस्ट दैट द स्टेट वाज द सोल ओनर ऑफ द लैंड। अगर मुगल का डॉक्यूमेंट, जो भी मुगल डॉक्यूमेंट देखो, बर्नियर तो क्या बोल रहा था, बर्नियर ये बात बता रहे थे कि जो भी लैंड है वो सभी मुगल किंग की है ना, ऐसे ही तो बर्नियर बता रहा था ना। इवन मुगल के डॉक्यूमेंट को, जो भी मुगल का डॉक्यूमेंट आज के डेट में एग्जिस्ट करता है, उसको अगर रीड करते हैं तो उससे भी पता चलता है कि लाइक यो लैंड जो है ये जो है वो एम्पायर का ही होता था। ओके, जो भी लैंड है ये एम्पायर का होता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, अबुल फजल डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू एज रिम्यूनरेशन ऑफ सोवर्निटी। अबुल फजल जो है ये डिस्क्राइब करते हैं कि उस समय लोगों से जो लैंड रेवेन्यू, देखो बर्नियर बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लैंड जो है वो मुगल का होता था, किंग के ही सब लैंड होते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है ना कि उस टाइम में लोगों को ना टैक्स देना पड़ता था, लैंड रेवेन्यू है ना, जमीन का टैक्स जो है वो देना पड़ता था, और ये काफी हाई होता था। ठीक है, तो बर्नियर जब इनको देखे कि लाइक काफी हाई लैंड रेवेन्यू देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप बेसिकली आप रेंट पे रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो किसी जगह पे रह रहे हो, किसी फ्लैट में रह रहे हो। अब मंथ बाय मंथ आप जो है कुछ पैसे किसी पर्सन को देते हो, तो वो फ्लैट का पैसा दे रहे हो, मतलब क्या बेसिकली बोल सकते हैं ना कि वो फ्लैट आपका नहीं है, आप रेंट दे रहे हो, है ना। तो ऐसा था, तो ये लॉजिक लगा करके बर्नियर का कहना था कि जो है लोगों के पास में उनकी लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। लेकिन ये गलत है, वो जो पैसे दिए जाते थे ना, वो पैसे एज अ रेंट नहीं लिया जाता था, उन पैसे को लिया जाता था कि किंग जो है उनकी इतनी बड़ी आर्मी है, वो आपका एक तरह से माफ कीजिएगा, हाँ एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा ना। तो ये ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि किंग आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, किंग जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, इस कारण से जो है वो पैसे लिए आते थे। तो ऐसा बिल्कुल, तो ये बेसिकली अबुल फजल भी डिस्क्राइब करते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू जो था ना, ये था क्या, रिम्यूनरेशन ऑफ सोवर्निटी, है ना, कंट्री को बचा के रखने के लिए, आप जहां रह रहे हो आपको बचाने के लिए, इन सब चीजों को लेकर के था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखो, अबुल फजल जो है, ही मतलब अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल जो है ये ऑफिशियल था अकबर के कोर्ट में इन 16th सेंचुरी। यस ट्रू। तो करेक्ट कौन सा है ना, करेक्ट कौन सा है, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एमसीक्यूज मैं बना रहा हूं आपके टोटली एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है, आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, प्लस आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूटी जो है वहां हिस्ट्री डोमेन में भी हेल्प करेगा। बहुत मेहनत लगती है इन एमसीक्यूज को बनाने में। रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग इन वीडियोस को, मेरे चैनल को आप लोग जरूर अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में जो है जरूर शेयर करें, इससे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, 119 असर्शन रीजन। अच्छा एक काम करते हैं, चलो ये जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू में बढ़ता हूं, वो आप कमेंट करके बताना। फाइंड करेक्ट, Burnier's description influenced Western theorists फ्रॉम 18th सेंचुरी एनवर्ड्स। देखो बर्नियर तो इंडिया में आए, विजिट करके गए, एंड देन उन्होंने बहुत कुछ इंडिया के बारे में लिखा, लेकिन उन बर्नियर के राइटिंग्स को, बर्नियर ने जो भी कुछ लिखा बताया, उसको जब बाकी लोगों ने सुना तो डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस होंगे, है ना। तो बर्नियर कहां से आए थे, यूरोप से। तो यूरोप के जब लोग, यूरोप के बहुत सारे वेस्टर्न थ्योरिस्ट जो है उन्होंने बर्नियर का अकाउंट पढ़ा कि बर्नियर क्या बोले इंडिया के बारे में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस हुआ उससे। ठीक है, तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस हुए थे वो, करेक्ट है ये। नाउ
इन इन्फ्लुएंस होने में से एक पर्सन, बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक पर्सन आता है, कौन? दैट इज मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। यस, ये भी ट्रू है। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, बर्नियर की जो अकाउंट जो थी ना, उसी को डेवलप किया, ठीक है, उसी को यूज किया एक आइडिया डेवलप करने के। कौन सी आइडिया? आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ये आइडिया मॉन्टेस्क्यू ने दिया, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने यूज किया बर्नियर्स का अकाउंट। किसका? कौन सा अकाउंट है ना, इंडिया में जब आए जो भी कुछ बताया वो वाली अकाउंट, ठीक है, नॉट बैंक अकाउंट। तो यस, ये ट्रू है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, है ना, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म मॉन्टेस्क्यू ने ये आइडिया दिया था। तो ये जो आइडिया जो है ना, इस आइडिया के हिसाब से जो एशिया में जो रूलर्स थे, एशिया में, इंडिया में जो रूलर्स जो थे, बेसिकली इनके पास एब्सोल्यूट पावर होता था, एब्सोल्यूट पावर होता था ओवर इट्स सब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लो कोई एक कंट्री है, वहां पे एक किंग है, ठीक है, किंग है, और उस कंट्री में मान लो 100 लोग रहते हैं, तो ये 100 लोगों को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। किसका सब्जेक्ट? किंग का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? वो पीपल, सब्जेक्ट मतलब पीपल जो उस किंगडम में रह रहे हैं। तो मॉन्टेस्क्यू के जो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की आइडिया है, इसके हिसाब से बेसिकली जो किंग जो होते थे, जो रूलर्स जो होते थे, वो एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करते थे ओवर द सब्जेक्ट्स। यस, ये ट्रू है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, मॉन्टेस्क्यू आल्सो आर्ग्यू दैट ऑल लैंड बिलोंग टू द किंग एंड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉट एग्जिस्टेंट, नॉट वाज नॉन एग्जिस्टेंट इन इंडिया। यस, ये वाली भी ट्रू है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा? कोई नहीं, ऑप्शन डी हो गया, नन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू 122, द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मॉडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। किन्होंने दिया था? तो ये देने वाले पर्सन थे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, तो कार्ल मार्क्स सॉ द कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर कॉलोनिज्म एज ग्रोइंग इकोनॉमिक सिस्टम। तो कार्ल मार्क्स ने इंडिया में जो सिस्टम देखा है ना, इंडिया, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग बेसिकली, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बेसिकली अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया का कंडीशन कॉलोनिज्म से पहले, मतलब जब ब्रिटिशर्स जब आए थे ना, उससे पहले कैसा था? ग्रोइंग इकोनॉमिक सिस्टम नहीं, ग्रोइंग नहीं था, स्टैग्नेंट था, स्टैग्नेंट। अब स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा कंडीशन, फॉर एग्जांपल आप मान लो एक मंथ में, मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपए अर्न कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ 100 रुपए, उसके बाद 100 रुपए, उसके बाद 100 रुपए, लगातार आपकी कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहे, ना बढ़ रहे हो ना घट रहे हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आपकी सैलरी स्टैग्नेंट हो गई है, रुक सी गई है। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से इंडिया में जो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम जो था ना, वो रुक सा गया था। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि जो रूलर्स जो थे, है ना, जो रूलर्स थे, स्पेशली मुगल्स की बात कर रहे हैं, जो रूलर्स जो थे, वो क्या करते थे, मान लो कोई भी बिजनेस जो हो रहा है ना, उसमें का सारा प्रॉफिट रूलर्स लेके चले आते थे, ठीक है। मैं और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो पहला तो ये स्टेटमेंट की बात करें तो ये तो रॉन्ग हो गई। दूसरा वाला स्टेटमेंट, सरप्लस वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, ये सही स्टेटमेंट है। अब ये है क्या मतलब, मैं समझाता हूं आपको। जैसे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस करता हूं, और उस बिजनेस में इस महीने मान लो मैं 100 रुपए अर्न करता हूं, और और मान लो नेक्स्ट मंथ में मैं 150 रुपीज अर्न कर रहा हूं, मतलब मैं ज्यादा अर्न कर रहा हूं ना। तो 50 रुपए जो मैंने ज्यादा अर्न किए, मैं क्या करूंगा? मैं उन 50 रुपए को फिर से अपने बिजनेस में लगाऊंगा, और हो सकता है कि मैं कहीं नया दुकान खोल दूं, नया फैक्ट्री खोल दूं, नया कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करूं। बेसिकली इससे फायदा क्या होगा? मैं कुछ लोगों को जॉब दूंगा, मेरी भी इनकम इंक्रीज होगी। तो मेरे पास अगर जो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट अगर रहेगा, तो मैं उसको दोबारा बिजनेस में अगर लगाता हूं, तो इससे क्या फायदा होगा कि मेरा बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होगा, है ना, और लोगों को जॉब दूंगा, ग्रो होगी मेरी इकोनॉमी, ठीक है, कंट्री को भी फायदा मिलेगा, ज्यादा टैक्स में दूंगा, है ना। लेकिन ये कार्ल मार्क्स का कहना था कि इस टाइम में, जब मुगल एरा की बात कर रहे हैं, बेसिकली कॉलोनिज्म से पहले की बात कर रहे हैं, उस टाइम में जो भी एम्पायर्स थे, जो स्टेट थे, स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट है, ठीक है, जो एम्पायर वगैरह जो लोग भी थे, वो लोग क्या करते थे? लोगों से इतना ज्यादा टैक्स लेते थे कि उनके पास कुछ खास बचता ही नहीं था। मान लो मेरे पास 50 रुपए बचे, तभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया ना, फर्दर अपने बिजनेस को बढ़ाया। लेकिन अगर गवर्नमेंट मेरे से वो 50 रुपए ले ले, तो बहुत ज्यादा टैक्स सप्लाई करके, तो मेरे पास फिर से 100 रुपए रहेंगे, तो मैं तो दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा कंडीशन था अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो ये वाली करेक्ट हो गई। तो असर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट, हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, 124, आपको करेक्ट बताना है।
ठीक है, करेक्ट बताना है आपको। तो इस एमसीक्यू को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी रूरल सोसाइटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। तो हम लोग ये देखेंगे कि 16th एंड 17th सेंचुरी के टाइम में, ठीक है, जो रूरल सोसाइटी थे, जो गांव के जो लोग थे, सोसाइटी जो उनकी जो थी, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? कैरेक्टराइज बाय कंसिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। मतलब लोगों, सब लोग बराबर टाइप के नहीं थे सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में सब लोग बराबर नहीं थे। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, यस ये ट्रू है। कुछ फार्मर्स थे, कुछ जमींदार थे, कुछ मिडिल फार्मर्स थे, कुछ ऐसे थे कि जो लाइक लेबर थे, तो सब समान नहीं हुए ना। ठीक है, तो ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द 16-17 सेंचुरी देयर वर नो बिग जमींदार, नहीं ये रॉन्ग है, बिल्कुल बिग जमींदार बिल्कुल थे। ठीक है, बर्नियर नोटिस द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी एंगेज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज। तो बर्नियर ने इंडिया में ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया में कुछ कम्युनिटी जो है, कुछ मर्चेंट, व्यापारी, बिजनेसमैन है ना, वो काफी प्रॉस्परस है, रिच है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो है वो ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यस ये ट्रू था, बिल्कुल ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो ये एक स्टेटमेंट उन्होंने अच्छा बताया है इंडिया के बारे में। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 1 एंड 3, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू 125, Assassin region. Berniers felt that Mughal state artisans had no incentive to improve the quality of their manufacturers. तो बर्नियर का मानना यह था कि मुगल स्टेट में जो भी आर्टिसंस थे, जो लोग भी रॉयल कारखाना में काम करते थे, या जो भी फैक्ट्रीज वगैरह कुछ कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो लोग अपना क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहे थे। अपनी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज क्वालिटी को इंप्रूव करके क्या होगा? पैसे ज्यादा कमाएंगे। गवर्नमेंट जो उस समय जो गवर्नमेंट जो थी, एम्पायर की जो गवर्नमेंट थी, जो मोनार्की जो थी, वो तो टैक्स सप्लाई करके पैसे लेके चल जाएंगे, तो कुछ खास बनता नहीं है ना इंप्रूव करके। मैं तो अपना बिजनेस को तभी बढ़ाऊंगा जब मुझे उससे फायदा हो। मुझे अपना बिजनेस बढ़ा करके फायदा नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों बढ़ाने जाऊं, बेकार का टेंशन लेने जाऊं। तो ऐसा कुछ कहना था बर्नियर का। ठीक है, तो बर्नियर का कहना था मुगल स्टेट में आर्टिसंस जो है कोई इंसेप्टिव नहीं था, कोई फायदा नहीं था अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करके। यस ऐसा ट्रू है, ऐसा बर्नियर का मानना था। ठीक है ना, रीजन क्या है? अगेन सेम रीजन, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो तो स्टेट ही लेके चल जाएगा। प्रॉफिट वेर अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, करेक्ट रीजन है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ आंसर। नाउ हमने क्या करा? तो हमने आपके सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स एमसीक्यू से हमने आपका ये जो पार्ट है, हमने टिल नाउ 125 है ना, 125 एमसीक्यू कवर कर लिया। इसके बाद और एमसीक्यू आएंगे, लास्ट पार्ट होगा बेसिकली इसके बाद में। एंड अगेन मैं फिर से कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर बिल्कुल करें। थैंक यू।